कर्नल इनामुर रहीम साहब से भी सवाल उनके आगे भी मैं यही रखना चाहूंगी कि ऑब्वियसली इस तरीके से अब नए मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज ईसा साहब इससे अलग होते हैं, तारिक मसूद साहब जो हैं वो इस उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स करते हैं। सो मेरा आपसे सवाल इनामुर रहीम साहब ये है कि मुझे बताइए कि माजी में जो अक्सरियती बेंचेस के फैसले आए हैं इसके हक में कि आप ट्रायल कर सकते हैं, और पास्ट में हमने देखा भी है पीटीआई के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्रायल किया जाता रहा है, बल्कि 25 जो हैं उनको कन्विक्ट भी किया गया है। सो अब जो माजी में 2015 में लेट से 11 जजेस वाला जो फैसला था, जो कि एक अक्सरियती बेंच का फैसला था, ये 7 रुकनी बेंच उस अक्सरियती बेंच के फैसले के खिलाफ जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ एक हमें नजर आ रहा है, उसके खिलाफ फैसला दे सकता है? असूली तौर पे 2-3 चीजें नोट करने वाली हैं। ये जो जस्टिस फायज ईसा साहब ने कोर्ट में फरमाया कि रात 8 बजे मुझे पता चला कि आई हैव बीन आल्सो नॉमिनेटेड इन दिस बेंच। इससे पहले उनको किसी लार्जर बेंच में या किसी ऐसे बेंच में जहां आर्टिकल 184(3) का केस था उसमें नॉमिनेट ही नहीं किया गया। He has not been nominated. इस बेंच में रात 8 बजे उन्होंने कहा जी मुझे पता चला कि I have been nominated in this bench. नंबर 1. नंबर 2, एक बात और ज़हन में रखिए, हमारे मुल्क में के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया ना, लाडला का ट्रीटमेंट, उसने सारी खराबी पैदा की। आपको याद होगा कि एक दफा काजी फायज ईसा साहब ने कोर्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट पेश किया जिसके अंदर ये बताया गया कि जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किसी MNA के लिए को करोड़ों रुपए की ग्रांट सैंक्शन की है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर फंड से कि उसके हल्के में इतने करोड़ फंड इस्तेमाल किए जाएं। गालबन चौधरी सालक साहब थे MNA वो, और ये वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश हुआ, बेंच बना उसके ऊपर, और अल्टीमेटली बजाय कि उस डिपार्टमेंट से पूछा जाता कि आप बताएं क्या ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है कि ऐसे फंड ट्रांसफर हुए, उनसे पूछने की बजाय प्राइम मिनिस्टर को नोटिस दिया गया और ने के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने एक एफिडेविट जमा करा दिया कि जी उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। अब एफिडेविट वाज नॉट इनफ जी, अब तो होना ये चाहिए था वो जो डॉक्यूमेंट जिस डिपार्टमेंट ने इशू किया था, जो ग्रांट थी, उनसे वेरीफाई कराया जाता कि ये ग्रांट इशू हुई है कि नहीं, और मैटर वुड हैव बीन क्लोज्ड। उसकी बजाय जनाब गुलजार साहब ने कहा जी दिस एफिडेविट इज क्लियर, और साथ उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आइंदा किसी ऐसे बेंच में जिसमें का केस लगा हुआ होगा ना, काजी फायज ईसा शुड नॉट सिट। ये जजमेंट है उनकी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये जजमेंट गलत है। ये बजाय कि आप एक बेंच पे डिसाइड कर सकते हैं कि जनाब वो नहीं बैठेंगे, अब वो क्या ये फैसला भी मौजूद है। अब इस फैसले की मौजूदगी में मैं उमर अता बंदयाल साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, उन्होंने किस कानून के तहत फिर इनको बेंच में डिटेल किया, या तो उस फैसले को रिवर्स कराते। और मजे की बात है उस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर हुआ है, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने रिव्यू दायर किया कि हाउ यू कैन एक्सक्लूड द जज फ्रॉम द बेंच। जो हमारे बलूचिस्तान के एक ही तो बेंच जज थे उस जमाने में, उन्होंने कहा जी हमारा एक ही जज है, उसको आपने बेंच से ही एक्सक्लूड कर दिए। ये कभी हुआ है आज तक कि फलां का केस आएगा तो उसमें आप नहीं बैठेंगे, फलां का केस आए तो उसमें लोग तो इतराज करते हैं। अभी जैसे नून लीग वालों ने इतराज किया कि हमारे केसेस में एजाज एहसन साहब ना बैठे, जो तो उनका ऑब्जेक्शन वो कर सकते हैं, एनीवन कैन ऑब्जेक्ट, लेकिन कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि कोर्ट का फलां जो ये जस्टिस गुलजार साहब का एक नादर रोजगार फैसला था कि जी आइंदा आप नहीं बैठेंगे, उसके खिलाफ रिव्यू पेंडिंग है। पहले तो वो रिव्यू डिसाइड कर लें ना, और तय कर लें जी किसी जज को सुप्रीम कोर्ट खुद से नहीं निकालेगी, और उस पर भी फैसला करवा लें। वो भी नोट है जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया था वो भेजें मुतल्लिका महकमे को, बल्कि उसके बाद उन्होंने 7 और MNAs को ग्रांट्स इशू की, क्योंकि ये प्रोविंशियल मैटर है ग्रांट इशू करना, प्राइम मिनिस्टर सूबे में तो ग्रांट इशू कर ही नहीं सकते। ये इट वाज द ब्राइब जो उन्हें दी, 7 MNAs को और भी दी। वो केस अभी, और उन्होंने केस क्लोज कर दिया, हालांकि वो उसमें चाहिए था उस डिपार्टमेंट को बुलाया जाता फेडरल गवर्नमेंट के जिसने वो फंड इशू किए थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिपोर्ट ली जाती। अब आपने बड़े और कुछ इंटरेस्टिंग नुकात रेज कर दिए हैं कि ये सारे के सारे फसाद की जड़ जो है वो लाडले वाला ट्रीटमेंट है, वो इतना ज्यादा लाडलापन हमने दिखाया है कि वो चीजें जो है बढ़ती जा रही हैं। 8 बजे इनको बैठा दिया, वजह कि इनका व्यू वाज वेरी क्लियर, काजी फायज ईसा साहब का व्यू वाज वेरी क्लियर कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता। इनको पता था, उमर अता बंदयाल साहब को, वो जजमेंट मौजूद है ना जी, उन्हें इसलिए इनको ले आया कि चलें जी इनसे वो भी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इस बेंच में बैठ ही नहीं सकता क्योंकि ये बेंच ही गैर कानूनी है। आप देखें इस बेंच की क्या वैलिडिटी है, जिस बेंच के बारे में सीनियर मोस्ट जज
एंड सीनियर मोस्ट के बाद सेकंड सीनियर मोस्ट जज ने कहा कि जज बेंच गैर कानूनी है। वजह कि गवर्नमेंट अभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास कर चुकी है, इसमें लिखा हुआ है कि जब आप बेंच बनाएंगे 184(3) का तो 3 सीनियर मोस्ट जज बैठ के डिसाइड करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट का केस है कि नहीं। मैंने कितने केस फाइल किए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के तहत, वो बेंच पे डिटरमिन वही करेंगे कि कौन से जजेस जो हैं वो ये केस सुनेंगे 184(3) के तहत, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मैंने जो आर्मी अभी पार्लियामेंट से आया है, जो ट्रायल्स होते हैं ना, आर्मी के ट्रायल्स होते हैं जो, उसके बारे में मैंने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने ये पिटीशन दायर की कि इनको भी एक राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए बिफोर जुडिशियल फोरम, जो दुनिया पूरी में है। इंडिया में भी जुडिशियल फोरम बना हुआ सेपरेट। आर्मी के लोग अभी अदालतों में नहीं इंसाफ के लिए आते, उनके लिए जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल है उनका। इसी तरह इंग्लैंड में, अमेरिका में जुडिशियल सिस्टम अलग बन गया हुआ है कि आर्मी के लोग उसमें अपील करेंगे। और मैंने कहा जी वो हमारे यहाँ भी बनना चाहिए, पूरी दुनिया में बन चुका है। साकिब निसार साहब ने इस केस को सुना चैम्बर में और कहने लगे हम ऑलरेडी यार सुन रहे हैं। मैं कहा सर किधर आप सुन रहे हैं, आपके पास जब तक केस आता है वो बंदा 20 साल गुजार चुका होता है। आप अपना प्रोसेस देखें ना, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोसेस है। जब 20 इयर्स के बाद वो केस आप तक पहुंचता है तो उनको किधर इंसाफ मिला, उस वक्त तक बंदे की सर्विस पूरी हो चुकी होती है। हाँ, तो उन्होंने उसको यही पहले भी बात हो रही थी ना कि आपको स्पीडी ट्रायल तो नजर नहीं आता, तो एक चीज है जिसमें हम चाह रहे हैं कि आए और वो बाकी लोगों को भी थोड़ी इबरत हो, तो आप उस पर भी एतराज उठा रहे हैं। मैं आती हूँ इनाम रहीम साहब, आती हूँ आपकी जानिब। हाफिज एहसान साहब इस पर भी बताइए, जो इन्होंने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है काजी फाइज ईसा साहब वाला भी, कि उनको 8 बजे जो इंक्लूड। एक मिनट जी मुकम्मल कीजिए। इस बात को जरा कंक्लूड कर दूं ना, जरा आपको पता चले हो क्या रहा है। उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का एक जज चैम्बर में कोई चीज डिस्पोज ऑफ करे तो उसके खिलाफ फिर अपील दायर होती है, वो ओपन कोर्ट में 3 जजेस सुनते हैं। मैंने इसके खिलाफ अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये साकिब निसार साहब का फैसला है, लेकिन ये ओपन कोर्ट में सुना जाए। आई विल आर्गू कि हमारे जुडिशरी में कितना नुकसान हो रहा है, कितने साल लग जाते हैं। वो केस आज तक नहीं लगा। खोसा साहब का जमाना गुजर गया, खोसा साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि एक जुडिशियल रिव्यू मिलना चाहिए आर्मी के लोगों को, लेकिन नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और उसके बाद अगला काम क्या हुआ, मैंने दोबारा जब उसमें सीएम फाइल की खोसा साहब की जमाने में, तो उन्होंने कहा जी आपकी पिटीशन लापता होगी, गुम हो गई है सुप्रीम कोर्ट से। अब अंदाजा लगाएं, एक सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन पेंडिंग है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। ये अगर चीजें आप बना दें तो एतराज ही नहीं करेगा, वो कैसे लापता हो गई जनाब, गुम हो गई है जी वहां से। मैंने कहा भाई मैं तो 7 कापियां जमा करवाई हुई हैं और मुझे रसीद मिली हुई है। अगर हम इंसाफ के लिए जाएं और वहां पिटीशन ही हमें मिले तो फिर क्या फायदा हुआ। कोई स्पीडी जस्टिस नहीं है। लोग क्या करें, फैसले महफूज होते हैं और पिटीशन जो है वो गुमशुदा। इनाम रहीम साहब आपसे सवाल ये करना है, आप जो पहले नुक्ता रेस करना चाह रहे थे वो भी जरूर फरमाइएगा, लेकिन साथ मेरा सवाल भी ले लीजिए कि इतने सीनियर तरीन लोग जो जज रहे या जो लॉयर्स हैं, सीनियर तरीन लॉयर्स हैं, लॉ को समझते हैं, उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही। जिस तरह अभी 199 का जिक्र किया, कल जस्टिस तारिक मसूद साहब भी कह रहे थे कि सवाल ये कि पिटिशनर ने 199 को इन्वोक किया, क्या वो हाई कोर्ट्स में गए, क्या वहां पर कोई बात हुई, या जो माजी के सारे अक्सरियती बेंचेस के फैसले हैं वो कैसे उन चीजों को इग्नोर कर गए, कैसे उनको नहीं देखा, कैसे सारी चीजों को बालाए ताक डाल दिया। ये एतजाज साहब और खोसा साहब को ये चीजें नहीं पता। देखें जी, इसमें जो बड़ी अहम बात है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई, इसमें जो सबसे पहली पिटीशन है वो साहब की अपनी पिटीशन है। पहली बात याद रखिए, जब उनको ये पता चला ना, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो मास्टर माइंड है जिसने ये कहा था इट इज रेड लाइन, अगर मुझे पकड़ेंगे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, अगर दोबारा पकड़ा गया तो इससे भी खतरनाक होगा, ये ज़हन में रखिए। अब उनको पता चल गया कि आर्मी है डिसाइडेड कि जो भी इसका प्लानर है, एग्जीक्यूटर है, इंस्टिगेटर है, उसको नहीं वो स्पेयर करेंगे। आई एम अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ सिविलियन बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। और मैंने इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया, मैंने कहा यार आपने तो ज़ाब्ता भी पूरा नहीं किया, आपने इनके खिलाफ FIR भी कहीं दर्ज नहीं कराई, इनको किसी सेशन, अभी तो आपको ATA कोर्ट में से ले रहे हैं ना प्रोसेस के तहत, वहां तो उनको किसी कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया। उसके बाद उनके खुफिया ट्रायल किए गए, उनमें से 22 को तो काउंसिल भी नहीं दिया गया, उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। ये मुबारक जमाने में हुआ, उस पे तो उन्हें कोई इतराज नहीं था। ही वाज प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज बाजवा साहब और वो दोनों एक पेज पे थे। आज जब उनको ये खतरा लगा कि मैं अभी खुद इस केस में आ रहा हूं, तो फौरन पिटीशन दायर कर दी। इनके पास तो कोई इखलाकी ग्राउंड ही नहीं है पिटीशन दायर करने की, ये बात ज़हन में रखिए। एक आदमी जो कल तक मिलिट्री कोर्ट्स की गुन गाता रहा है और अपने दौर में उसने मिलिट्री केस करवाए और उनको फ्री हैंड दिया कि कोई FIR, किसी वकील 90 आर्टिकल 10A10 किसी की भी जरूरत नहीं है, जस्ट कंडक्ट द ट्रायल एंड सेंटेंस देम। 3 आदमियों को डेथ भी अवार्ड हो गई।
जो हमने जाके रुकवा ली, बिकॉज इमीडिएटली वी चैलेंज इट ऑन, आई हैड माय ओन ग्राउंड्स कि आप नहीं कर सकते। लेकिन के दौर में सब कुछ हुआ और आज वो चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। वो किस अथॉरिटी के तहत आए? ये वो हैं जो कौम को ये बेवकूफ बनाते रहे हैं कि मैं हकीकी तब्दीली ले आऊंगा और कानून की हुक्मरानी होगी। आपके दौर में तो ये कानून की हुक्मरानी हुई कि वो लापता लोग बजाय के रिकवर होते उन पर ट्रायल हो गए। मैं इस पे एक बात और सामीन के ज़हन में लाना चाहता हूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास भी ये केस आए। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं हु इज रिस्पॉन्सिबल। फिर उन्होंने खुद ही रूल ऑफ बिजनेस के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनके दौर में कितनी बड़ी वायलेशन हुई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये केसेस, ये जो मेरा ऑर्डर है, इट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, कि ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे, उसे बताएं मुल्क में क्या। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। आज जब इनको पता चला ना मेरा ट्रायल हो रहा है, फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, चैलेंज कर दिया। बाकियों को तो ठीक है। और जहां तक ये हमारे मुहतरम दोस्त साहब हैं और एतजाज हसन साहब, में एक बात और भी सामीन को यहाँ बताता हूँ। यहाँ एक फाटा रेगुलेशन है 2012 का रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन के तहत किसी भी शख्स को उठाया जा सकता है और डिटेन किया जा सकता है। प्रॉपर प्रोसेस है उसका भी कि चार्जशीट भी देंगे, बताएंगे भी सही। लेकिन इनके दौर में हजारों लोग उठाए गए पीपल पार्टी के। ये जरदारी साहब ने इशू किया था 2012 का फाटा रेगुलेशन, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर करके सेट असाइड कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए, वहां से स्टे ले लिया। जस्टिस खोसा साहब ने आखिरी दिन में स्टे और कहा कि मैं इस पर डिसीजन दे के घर जाऊंगा। फिर उसके बाद उनके दौर में भी हेयरिंग नहीं हुई और उमर बंदयाल साहब का दौर चला गया, आज तक उस पर हेयरिंग नहीं हुई। इन दोनों हजरात ने बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, चौधरी हसन साहब और खोसा साहब, क्या इन्होंने कभी उसको चैलेंज किया? उसको भी हमने चैलेंज किया कि भाई आप किस तरह एक बंदे को 10 साल 2012 से लेके आज 2023 हो चुका है, 13 साल से या 14 साल से एक बंदा किसी इंटरमेंट सेंटर में पड़ा है, क्या वो इंसान नहीं है? उसकी कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप 12-13 साल बाद उसको इनोसेंट करके डिक्लेयर करेंगे तो उसके इन 13 सालों का कौन जिम्मेदार होगा? उसके अंदर ये भी तयशुदा था उस लॉ के अंदर कि एक सुपरवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, वो स्टडी करेगा हर केस को। और हमने ये भी सुप्रीम कोर्ट के नाले में लेकर आए कि जनाब कोई सुपरवाइजरी बोर्ड भी नहीं बनाया गया। इस दौरान 135 बंदों की वहां डेथ हो गई, उसकी भी इंक्वायरी। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उस वक्त तो आप